जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के ऊपर कुछ दो क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और आज हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों पहले बात को बता दिए कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, जा करके पहले उसको भी देख लेंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन में आएंगे, बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिएगा इधर, तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न ये उठ रहे होंगे कि एकीकरण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है। क्लियर, तो ये समझिएगा। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है आजाद कराना। क्या कराना? आजाद कराना। मतलब ये कि जर्मनी के आजाद कराने में क्या क्या समस्याएं आई थी, इन समस्याओं के ऊपर हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये देखिए मैप में आपका जर्मनी है, बात जर्मनी की कर रहे हैं। क्लियर, तो देखिएगा इसकी समस्या क्या क्या थी, तो समझिएगा ध्यान से, एक एक लाइन को समझाएंगे हम। कह रहा क्या, देखिए कह रहा कि जर्मनी मध्यकाल, मध्यकाल मध्यकाल मतलब क्या, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया ना, बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, बांटा गया ना जी, समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा, तो कह रहा क्या कि जर्मनी मध्यकाल, लगभग समय भी दे दिया गया है कि लगभग 800 ईस्वी में। कब? 800 ईस्वी में। देखिए सरमला के नेतृत्व में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सरमला। जब वो नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी का, उस समय देखिए नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ध्यान समझिएगा। कह रहा कि जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सरमला के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। मतलब ये कि जब तक सत्ता सरमला के हाथ में थी, जब तक सत्ता सरमला के हाथ में थी, उसका नेतृत्व करता वही थे, सरमला थे, तब तक एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कोई विदाउट परेशानी के जर्मनी अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं आया। समझ पा रहे? जब नेतृत्व कर रहे थे कौन? सरमला। कौन? सरमला। तो इनके नेतृत्व में जब ये नेतृत्व कर रहे थे तब जाकर के जर्मनी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, लेकिन आधुनिक युग के आते आते, जैसे ही मॉडर्न युग आना शुरू हुआ, आधुनिक युग आना शुरू हुआ, तो देखिए लेकिन आधुनिक युग आते आते जर्मनी के, देखिए जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में टूट गया। जैसे ही जो मॉडर्न युग आया तो हुआ क्या कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में वो क्या हो गया, विखंडित हो गया, टूट गया। छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राज्य, कुछ बड़ा राज्य हुए, कुछ छोटे राज्य हुए, लगभग 300 राज्यों में। समझ पा रहे? 300 राज्यों में टूट गया। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए जिसमें, देखिए इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं बढ़ गई। राजनीतिक विषमता, सामाजिक विषमता और धार्मिक विषमता। विषमता का मतलब ये होता है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक का मतलब ये होता है कि राजनीति के तौर पे, सामाजिक मतलब समाज में जैसे होता है ना कि छुआछूत, छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, ये लोग जो जो हरिजन श्रेणी के लोग होते हैं उनसे कुछ बड़े श्रेणी के लोग जो होते हैं वो घृणा मानते हैं। कुछ कुछ अभी भी ऐसा हमारे समाज में है कि नहीं है? तो सामाजिक कह दीजिए। और फिर कह दीजिए धार्मिक विषमता। धार्मिक मतलब कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वैसा ये। समझ पा रहे ना? ये विषमता अलग अलग है ना। अभी हमारे इंडिया में क्या है कि इस देखिए हिंदू भी, हिंदू जात हो या फिर इस्लाम के लोग हो या फिर जाट हो या फिर ईसाई हो, सब लोग कहने में तो अलग अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। सब लोग, ऐसा किसी के अंदर नहीं रहता कि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं या फिर हम सिख है कि ईसाई है, क्या है, नहीं। देश की बात आती है तो सब लोग एक है। समझ पा रहे? ये तो छोटे घर में झगड़ा तो घर में भी छोटे छोटे होते रहते हैं, इसी तरह से छोटे बड़े थोड़े से झगड़े होते रहते हैं। इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए जब देश की बात आती है तो एक होकर के देश के सर को झुकने ना देंगे, और आगे भी ये होगा, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी इस एकता को बनाए रखेगी, और आप भी बनाए रखिएगा। समझ पा रहे? देखिए जैसा, तो यही कह रहा क्या कि जैसे ही मॉडर्न युग आया तो लगभग जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, टूट गया, विखंडित हो गया। अब बताइए कि जो टूट गया उसको जोड़ने में थोड़ा समय लगता है ना, लगता है ना।
लगता है कि नहीं? तो बात अब जर्मनी की हो रही है, तो 300 छोटे बड़े राज्यों में जुट गया, वो टूट गया था। समझ पा रहे? अब देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं बढ़ गई। विषमता माने भावना, अलग अलग भावना दृष्टिहीन से लोग एक दूसरे को देखने लगे समाज में, या राजनीतिक तौर पे, या फिर धर्म के मामले में कि ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब है, वो बढ़िया है, ये मेरा बढ़िया है, उसका बढ़िया है। समझ पा रहे ना? इस सब तरह से क्या हुआ, लोगों के बीच अफवाह तरह की बातें फैलने लगी, जिसकी वजह से ये जर्मनी की बहुत, मतलब अब आप ही समझ लीजिए कि जब घर में ही सब लोग ठीक ना हो तो क्या घर अच्छी तरीके से चलेगी? क्या नहीं चल पाएगी? चल पाएगी? क्या नहीं चल पाएगी? समझ पा रहे हैं? अब देखिए, तो उसी तरह से कह रहा है क्या कि इसमें, कहाँ, जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं क्या हो गई? बढ़ गई, अलगाव बढ़ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, जर्मनी के उत्तरी राज्यों में, उत्तर के जो राज्य थे जर्मनी के, उसमें देखिए प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। इन सभी में जर्मन राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। जर्मन राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, मतलब समझिएगा, मतलब ये कि अभी देखिएगा, अगर हमारे देश की बात की जाए, कहीं भी अगर शिकायत की जाए, तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? नहीं ना। चाहे वो अपने लोग क्यों ना हो, गैर की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने लोग ही क्यों ना हो, उनसे हम लोग झगड़ा झंझट कर लेते हैं, तो बात दूसरे देश की अगर की जाए तो क्या कर सकते हैं? समझ पाए? तो यही कह रहा, राष्ट्रवाद की भावना की कमी का मतलब, राष्ट्रवाद की भावना के कमी का मतलब ये हुआ कि उनमें आज़ादी के लिए कोई ऐसी मतलब नहीं था कि हम, हमारा देश आज़ाद हो, हम आज़ाद रहें, ऐसी कुछ भावनाएं नहीं थी। समझ पाए? इसकी कमी थी। बस वो लोग अपना ठीक है तो अपना ठीक है, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए जर्मनी देश। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, कह रहा है क्या कि इन सभी में जर्मन राष्ट्रवाद की क्या थी? भावना की कमी थी। लेकिन 1826 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये देखिए मैप में, फिगर में नेपोलियन बोनापार्ट है आपके, यही है नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1806 में क्या किए? जर्मनी के राज्यों को मिला करके, कुछ राज्यों को मिला के राइन संघ का निर्माण किए। क्या किए? देखिए कह रहा ना कि देखिए, लेकिन 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन के प्रदेशों को जीतकर इन्होंने उस पर विजय हासिल किया, जीत लिए, और जीत करके राइन संघ का निर्माण किए, एक संघ का निर्माण किए। किसका? एक संघ का, जिसका नाम क्या दे दिए? राइन संघ। समझ पाए? राइन संघ का निर्माण किए, और साथ ही साथ लोगों के बीच जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए। जर्मनी देश को आजाद कराने की भावना को जागृत किए। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को, इसीलिए देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी के एकीकरण का, मतलब आजाद कराने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है? तो बात आती है देखिए मेटरनिक की। अगर मेटरनिक की बात करें तो पहले ये देखिए फोटो में मेटरनिक कौन है, देख लीजिए इनको ध्यान से, देख लिए, यही है मेटरनिक। देखिए इनके कारनामे, इनके युग का बात देखिए। जैसा बात आ रही है मेटरनिक की, क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। पहले समझिएगा क्वेश्चन की मेटरनिक युग कहता क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिएगा, अभी अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। कौन है? मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने? तो 2014 में बने। कब बने? 2014 में। अब देखिएगा 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अभी तक प्रधानमंत्री हैं। अगर मान लीजिए कि वो 2030 तक रहेंगे, मान लीजिए, अब पता नहीं खुदा ना खास्ता कि क्या होगा, मान के चला जाए कि 2030 तक रहेंगे, तो इसके बीच का जो समय होगा ना, उसी को कह दिया जाएगा मोदी युग। क्या कह दिया जाएगा? मोदी युग। समझ पा रहे? कोई भी हो, अगर मान लीजिए बात आएगी लालू यादव की, किसकी? अगर लालू यादव की, हिंदी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं। अगर बात किया जाएगा लालू यादव की, तो देखिए अगर देखा जाए कि ये कहीं फिर से ये बिहार के सीएम बन गए, हालांकि ये तो बन नहीं सकते, इनके लड़के आएंगे तेजस्वी यादव। देखिएगा अगर लालू यादव की बात किया जाएगा तो इनका देखिए, हो सकता है कि अगले चुनाव में इनके लड़के बन जाए, हो सकता है। मान के चलिए, एक समय बता रहे आपको,
मान लीजिए कि 25 में 2025 में चुनाव का दौर आया। 2025 में जीत गए कौन? लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव जीत गए। और कहीं वो 25 में जीते और 25 में विजय हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, और वो कहीं 2050 तक रह गए। कब तक रह गए? 50 तक रह गए। तो इसके बीच के जो समय होगा ना, जो टाइम होगा, जो पीरियड होगा ना, इसी पीरियड काल को क्या कह देंगे हम लोग? तो कह देंगे तेजस्वी युग। क्या बोल देंगे? तेजस्वी युग। अभी मोदी जी हैं तो मोदी युग अभी चल रहा है, समझ पा रहे? उसी तरह का मेटरनिक युग क्या है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? तो समझिएगा, देखिए यूरोप के इतिहास, समझिएगा, यूरोप के इतिहास में, देखिए यूरोप के इतिहास में मतलब यूरोप देश की बात किया जा रहा है, समझे? यूरोप के इतिहास में अगर देखा जाए तो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 तक, कब से कब? 1815 से 1848 तक की जो समय है, जो उस समय उसके बीच की समय है, इसके बीच की टाइम है, इसी देखिए इसी के समय को क्या कह देंगे बउआ? मेटरनिक युग। क्या बोल देंगे? मेटरनिक युग। समझ पा रहे? मतलब ये कि 1815 से लेकर के 1848 के बीच के जो समय है, इस समय को बोल दिएगा मेटरनिक युग। क्लियर हो गया? एक लाइन में हालांकि आंसर पूछेगा तो इतना ही हो सकता है, लेकिन आगे देखिए, आखिर इनके कारनामे तो भी पढ़ने हैं कुछ। देखिए तो कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट जब हार गए, जब उनकी पराजय हो गई, तो पराजय के बाद वियना और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना यही मेटरनिक किए थे। कौन किए थे? मेटरनिक किए थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए, उनके हार के बाद वियना और उसके बाद की व्यवस्था, जो व्यवस्था हुए, जो भी नियम लागू हुए, जो भी काम हुआ, उसकी स्थापना कौन किए? मेटरनिक किए। कौन किए? मेटरनिक किए। मतलब ये कि जो भी काम हुआ होगा वो 1815 से 1848 के बीच में हुआ होगा कि नहीं? इसीलिए तो बोलेंगे मेटरनिक युग। जो भी मेटरनिक काम करेंगे वो मेटरनिक युग। क्लियर हो गया? जैसे में अभी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, समझ पा रहे ना? 7 निश्चय योजना चल रहा है, ये नीतीश कुमार के द्वारा, समझ पा रहे? या फिर बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो उन्होंने काम किया, नल जल, ये देख ही रहे हैं, हर घर शौचालय योजना, देख रहे हैं ना? ये जो भी योजनाएं चल रही है, ये किसके समय में हो रही है? किसके समय में हो रही है? तो नरेंद्र मोदी के समय में हो रही है। उसी तरह से जो भी व्यवस्था, जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई, पराजय हो गई, तो इसी के बाद जो व्यवस्था, जो भी स्थापना किए, वो कौन के? मेटरनिक किए। कौन के? मेटरनिक किए। अब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक के द्वारा, मेटरनिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मेटरनिक के द्वारा किया गया। अब कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस की क्रांति के दोनों कौन कौन दोनों? एक प्रजातंत्रात्मक एवं राष्ट्रवादी भावना, एक प्रजातंत्रात्मक भावना और एक राष्ट्रवादी भावना को क्या करना? कुचल देना, और फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापना करना। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य था मेटरनिक का, कि देखिए मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था क्या? कि फ्रांस की क्रांति के जो दोनों, देखिए प्रजातंत्रात्मक और राष्ट्रवादी जो भावना है, इस भावना को क्या कीजिए? खत्म करना, कुचल देना, और फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापना करना। यही क्या कहलाएगा? यही मेटरनिक युग कहलाएगा। समझ पा रहे? क्लियर हो गया? चलिए अब चल रहे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। देखिए फ्रांस देश में एक क्रांति हो गया। कब हुआ था? 1848 में। और उसी क्रांति समझ रहे ना? क्रांति मतलब कह लीजिए एक तरह से अपने भाषा में मारपीट, झगड़ा, ये ना, झगड़ा, मारपीट, युद्ध। क्रांति मतलब युद्ध। तो कह रहा क्या कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति की क्या कारण थे? फ्रांस में एक क्रांति हो गया, युद्ध हो गया, जिस कब हुआ? 1848 में। इसीलिए उस समय के नाम पर ही रख दिया गया क्रांति का नाम, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। आखिर वो हुआ, सही बात है, लेकिन रीजन क्या था? क्या कारण था कि 1848 में क्रांति हो गया फ्रांस में? इसका क्या कारण था? तो देखिए इसका आंसर देखिएगा। कह रहा क्या, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण लुई फिलिप की नीतियां। लुई फिलिप
वहाँ के शासक थे, वहाँ के मंत्री के हैं, वहाँ पे जो भी थे, कह दीजिए जो भी थे, सब सर्वे सर्वा कौन थे? तो लुई फिलिप थे। समझ गए? कब? 1848 में। कहाँ के? तो फ्रांस के। क्लियर हो गया? तो कह रहा क्या कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण लुई फिलिप की नीतियां हैं। अब भैया नीति कैसी थी तो ये समझिएगा जरा सा। कह रहा क्या कि देखिए यह उदारवादी, कैसा? यह उदारवादी और महत्वाकांक्षी था। कौन? लुई फिलिप। कैसा था? उदारवादी था और महत्वाकांक्षी था। कह रहा देखिए क्या, इसने 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अपना प्रधानमंत्री क्या किया? उन्होंने गीजो को बना लिया। अब देखिए भैया ठीक है, अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये जो लुई फिलिप शासक था, अपना प्रधानमंत्री किसको चयनित किया? गीजो को। गीजो वहां के प्रधानमंत्री चयनित हुए। किसके द्वारा? तो लुई फिलिप के द्वारा। अब देखिए जैसे ही ये गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो लोग इसके बारे में जानते थे कि ये जो है ये कैसा है, तो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी है। कैसा है? कट्टर प्रतिक्रियावादी है। अब देखिए और यह राज्य के, यह जो गीजो है, यह राज्य में किसी भी तरह के सुधार को नहीं चाहता था कि सुधार हो, जो जैसा है वैसे चलते रहे। समझ पा रहे? ये गीजो नहीं चाहता था कि राज्य में कोई भी सुधार हो, जो जैसा है वो ऐसे चलता रहे। बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसीलिए लोगों के बीच देखिए असंतोष बढ़ गया। लोगों के बीच असंतोष, विश्वास उठ गया, असंतोष बढ़ गया लुई फिलिप के ऊपर। समझ पा रहे? तो देखिए क्या कह रहा है, यह क्रांति केवल फ्रांस तक ही नहीं सीमित था, बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। ये जो फ्रांसीसी क्रांति था 1848 की, केवल फ्रांस में तक ही सीमित नहीं रहा, पूरे के पूरे यूरोप में क्या हो गया? फैल गया। तो जब फैल गया तो भैया तो काम गड़बड़ा गया। अब काम गड़बड़ा गया। कारण क्या था? पहला कारण था कि इनकी नीतियां, क्या हुआ? नीति इनका सक्सेस नहीं हुआ। जो भी नीति था लोगों को अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ इन्होंने ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बनाया जो बहुत क्या थे? कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। और साथ ही साथ वो राज्य में किसी भी तरह का वो सुधार ही नहीं चाहता था। तो जाहिर सी बात है कि अभी देखिए हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेरोजगारी, उनके खिलाफ बेरोजगारी मुद्दा को लेकर के विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महंगाई को लेकर के विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी। समझ पा रहे? तो इसी तरह से जब लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो ऐसा इंसान प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ जो कोई राज्य में बदलाव ही नहीं चाह रहा था, जो समस्या था उसको सॉल्व करना चाहता ही नहीं था, और साथ ही साथ वो कट्टर था। इसका मतलब ये तो आप ही बताइए, जब ऐसे लोग होंगे तो उनके प्रति क्या होगा? आक्रोश तो लोगों में आएगी ही, क्रांति तो होगा ही। जिस समय क्या कह दिया गया? 1848 की क्रांति कह दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति कह दिया गया। अब समझिए इसके एक यही कारण नहीं थे। जैसे ये क्रांति हुआ था केवल फ्रांस तक सीमित नहीं था, ये धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा रूप ले लिया, पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। समझ पा रहे? और भी इसके रीजन थे। देखिए ये हमने बताया, देखिए इसमें देखिए बल्कि ये पूरे देश में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया। समझ पा रहे? अब कह रहा क्या, और इसके देखिए इसके और निम्नलिखित कारण थे, जैसे में मध्यम वर्ग प्रशासन का प्रभाव। जो भी लुई फिलिप का शासन चल रहा था, गीजो का शासन चल रहा था, वो मध्यम वर्ग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, रोजगार के लिए भटकने लगे, इनके ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। समझ पा रहे? और साथ ही साथ देखिए राजनीतिक दलों का कोई संगठन का अभाव, मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं नया बनाया गया कि लोगों को भलाई का काम किया जाए, लोगों की समस्याओं को हल किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही साथ समाजवाद का प्रसार हुआ। समझ पा रहे? नहीं, देखिए लुई फिलिप की नीति की सफल नीति भी क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ। जो भी वो रूल रेगुलेशन अपना निर्णय दिए, नीति लगाए, वो सब क्या हो गया? फेल कर गया। समझ पा रहे? कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो गए? एक कारण बन गए। लोगों के बीच इनके ऊपर से विश्वास उठ गया। समझ पा रहे? जिसकी वजह से लोगों के बीच आक्रोशित होकर के लोगों ने क्या किया? तो क्रांति करना शुरू कर दिया। इसीलिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का नाम दे दिया गया। मुख्य कारण था इनका कि इनके नीति लोगों के बीच खराब लगी, और साथ ही साथ ऐसे कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता था। एक तो समस्या, ऊपर से एक और बड़ी समस्या आ गई। समझ पा रहे हैं? इसके बहुत सारे, ये इतनी सारी रीजन थी जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया? फ्रांस में क्रांति करना शुरू किया। कब किए? तो 1848 को किए। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर हुआ?
तीनों क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन ही अपलोड कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये क्लासेस अच्छे लगे होंगे, ये क्वेश्चन, ये समझाने के तरीके अच्छे लगे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सुबह खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।